गोरखनाथ धाम में हथियार लहराने वाले और सुरक्षा कर्मियों पर हमला करके घायल कर देने वाले अहमद मुर्तजा की कुंडली खुलनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, मालूम चल रहा है कि मुर्तजा के मन में आखिर क्या चल रहा था, कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया था और कैसे वो मरने मारने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। मगर इन सब के बीच एक भयानक खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि मुर्तजा का मंदिर में प्रवेश करना यूं ही नहीं था। इस पूरे कांड के पीछे आतंकी साजिश नजर आ रही है। पूरे प्रकरण को एक आतंकी साजिश मानते हुए एटीएस से विवेचना कराई जा रही है। बहुत जल्दी ही कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे। योगी आदित्यनाथ के गढ़ में आतंक की आहट हुई तो हर कोई हैरान रह गया। हर किसी के जहन में आतंक वाली साजिश का शक कौंध गया और अब हमलावर मुर्तजा अब्बासी को लेकर हो रहे एक के बाद एक खुलासे इस शक को पुख्ता कर रहे हैं। एक एक खुलासे बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जांच बढ़ने के साथ ही मुर्तजा का आतंकी लिंक बेपर्दा होने लगा है और उसके तार गुजरात से लेकर सीमा पार नेपाल तक से जुड़ रहे हैं। अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर में पढ़ाई करने के बाद आईआईटी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद परिवार वालों के अनुसार वो बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि रिटायरमेंट के बाद पिता को अब्बासी को अपने साथ गोरखपुर लाना पड़ा। पता चला है कि मुर्तजा का कनेक्शन गजवातुल हिंद से जुड़े मिन्हाज से था। माना जा रहा है कि मिन्हाज ने ही उसका ब्रेन वॉश किया, क्योंकि खुफिया एजेंसियों की जानकारी के मुताबिक मिन्हाज गोरखपुर भी गया था। कल जो डिटेल प्राइमा फेसाई मिला है उस पर आज ये मुकदमा जो है मुख्यमंत्री जी के आदेश से अभी एटीएस को ट्रांसफर हो गया है। एसटीएफ को भी लगाया गया है, साथ में वरिष्ठ अधिकारी इसमें जो है छानबीन कर रहे हैं, डीजीएलओ उसको फॉलोअप कर रहे हैं। तो अब बहुत जल्दी ही कई चीजों का जो है इसमें खुलासा करेंगे। उसके जो लैपटॉप और जो उसके मोबाइल फोन्स हैं उन पर हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं और इस पर बहुत जल्दी चीजें जो है समझ में सामने। एटीएस ने मुर्तजा से जो सवाल किए थे और जो जवाब मिले थे उससे भी ये साफ है कि मुर्तजा पूरी तरह से रेडिकल हो चुका था। इसकी एक बानगी देखिए। एटीएस ने पूछा कि तुम मंदिर क्यों गए थे? मुर्तजा ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। इसके बाद एटीएस ने पूछा, सिपाहियों पर हमला क्यों किया? इसका जवाब मुर्तजा ने दिया, वो मुझे देखकर घूर रहे थे, फिर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मन में अल्लाह के लिए जान देने का मन हो गया। साफ है कि मुर्तजा का पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुका था। केस की जांच से ये भी पता चला है कि मुर्तजा हाल ही में नेपाल गया था। पूछताछ कर मुर्तजा के नेपाल जाने का मकसद पता लगाया जा रहा है। साजिश के तार महाराजगंज से भी जुड़े हैं। यहाँ से मुर्तजा के 2 मददगार पकड़े गए। यहाँ के 2 दोस्तों ने उसे मंदिर के पास छोड़ा था। लखनऊ के इस पुलिस मुख्यालय में भी गहमा गहमी बढ़ चुकी है, क्योंकि सीएम योगी ने जो आदेश दिए हैं जिसमें यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ की टीमें मिलकर काम कर रही हैं। यूपी एटीएस की एक टीम एक तरफ मुंबई गई है तो वहीं कुशीनगर से भी जो है महाराजगंज से भी लोगों को हिरासत में लिया गया है जो कहीं ना कहीं मुर्तजा की मदद कर रहे थे। बताया जा रहा है कि मुर्तजा को महाराजगंज के 2 साथी बाइक से गोरखपुर लाए थे। तो वहीं नेपाल से भी मुर्तजा का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो वहीं उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि उसका जुड़ाव किसी न किसी संगठन से या तो था या वो उसका ब्रेन वॉश किया गया था। ये सारे एंगल्स हैं जिस पर यूपी पुलिस इस वक्त काम कर रही है। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद यूपी के कई शहरों में छापेमारी चल रही है। दस्तावेजों की जांच से पता चला है कि इस हमले का कनेक्शन गुजरात के जामनगर से भी है, जिसकी जांच के लिए जल्द ही यूपी एटीएस की टीम गुजरात जा सकती है। यूपी एटीएस ने मुंबई में पहले ही जांच पड़ताल कर ली। यूपी एटीएस की टीम जब नवी मुंबई पहुंची तो उन्होंने उसके पुराने और नए घर में थोड़ी पूछताछ की
माना जा रहा है कि उसके पिता का भी जो बयान है वो दर्ज किया गया। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अहमद अब्बासी ने तकरीबन 2 नौकरियां की थी, तब वो मुंबई नवी मुंबई इलाके में ही था। उसके बाद से यूपी एटीएस ये जानना चाह रही है कि किस तरह का प्रभाव उस पर पड़ा है। ये भी माना जा रहा है कि अगर आगे जरूरत पड़ती है तो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइलिंग को और ज्यादा करने के लिए यूपी एटीएस फिर से मुंबई आ सकती है। मुर्तजा को लेकर जांच तेजी से बढ़ रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरा सच सामने होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान थे, उन लोगों ने किस प्रकार से इसे अपराधी को पकड़ लेने का काम किया और पकड़ने के बाद जो खुलासा हो रहा है धीरे धीरे करके, वह खुलासा हो रहा है, आप सबके सामने आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो अपनी जांच एजेंसी है उस पर भरोसा रखना चाहिए। जांच के बीच सबसे बड़ी चुनौती अब उन असल गुनहगारों तक पहुंचना है जो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे थे। गोरखपुर से संतोष शर्मा, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव, दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में नमाज और हनुमान चालीसा पर जंग छिड़ी है। एमएनएस के कार्यकर्ता सार्वजनिक जगहों पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और पुलिस उन्हें हिरासत में ले रही है। मगर सवाल यह है कि नमाज और हनुमान चालीसा की ये जंग क्या बीएमसी चुनाव की आहट है? क्योंकि राज ठाकरे के बयान के बाद मचे हंगामे के बीच देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी राज ठाकरे से मिल चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में क्या पक रहा है? महाराष्ट्र में हनुमान जी किसकी लंका जलाएंगे, भीम रूप धरकर किसका संहार करेंगे, किसके काज संवारेंगे, किसके लिए संजीवनी लाएंगे और किसे हर्षाएंगे, क्योंकि यहाँ तो बखेड़ा बड़ा है। सार्वजनिक जगहों पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता ऐसे ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ रहे हैं। ये कुर्ला की तस्वीरें हैं। यहाँ एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ी तो पुलिस ने इन्हें उठा लिया। पुलिस की कस्टडी में आने के बाद भी ये जय श्री राम के नारे लगाते हुए आगे बढ़े। बताया गया कि पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे ने नए साल गुड़ी पड़वे के दिन जो उनकी स्पीच दी थी, उसके बाद काफी लोग उत्साह और जोश से काम करने लग गए हैं। उनके पार्टी के कुछ 6 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया था कुर्ला पुलिस स्टेशन ने, बल्कि डिटेन किया था, लेकिन उन्हें अभी छोड़ा गया है 149 की नोटिस के साथ कि आप कोई भी पब्लिक प्लेस में अगर प्रोटेस्ट करते हो तो परमिशन लेनी बहुत जरूरी है। जो कार्यकर्ता हिरासत से छूटे उनसे सुनिए कि उनका क्या कहना है। जो कोई भी बातें कही है, विरोधकों के पेट में हमारा तीर जो है वो बराबर लग चुका है और हमें पता नहीं, ये आंदोलन हमने डिसाइड नहीं था, परंतु आदरणीय राज साहब ठाकरे का हमें सूचना था। यह हमारे जो कार्यक्रम का स्वरूप था वो थोड़ा अलग था। पुलिस स्टेशन को ये खबर लिखती कैसे है, हमारा आंदोलन करने के पीछे दबाव कैसा आता है, हम लोग ने आज देखा है। लोकशाही कशी असते ना, लोकशाही ही इंग्लैंड मधनं बघा। पिछले कई बरस से महाराष्ट्र की सियासत से करीब करीब गायब हो गई एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे गुड़ी पाड़वा के दिन एकाएक प्रकट हुए और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया, ये कहकर कि मस्जिद में लगे स्पीकर्स की आवाज कम न की गई तो एमएनएस के कार्यकर्ता जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। राज ठाकरे का सिर्फ इतना कहना था कि एमएनएस के कार्यकर्ता निकल पड़े हनुमान चालीसा का पाठ करने, लेकिन ये सब इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। तो अब इस मंदिर, मस्जिद, अजान और हनुमान चालीसा से आगे बढ़िए और इनसाइड स्टोरी जान लीजिए, क्योंकि कल देर रात एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुलाकात की थी। गडकरी से पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की थी। तो क्या ये समझा जाए कि आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए राज ठाकरे और बीजेपी के बीच कुछ पक रहा है? वैसे राजनीतिक तौर पर एमएनएस उत्तर भारतीयों के खिलाफ ही रहती है और महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव में बीजेपी उत्तर भारतीय मतदाताओं के भरोसे ही है। लिहाजा सीधा गठबंधन तो मुश्किल है, मगर मिली भगत करके एमएनएस शिवसेना के मराठी वोटर्स में सेंध लगा सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। चुनाव से पहले हलचल तेज है।
मेल मुलाकातों के बीच शिवसेना के सांसद और प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने राउत के 8 प्लॉट और दादर का एक फ्लैट सीज किया है। इस कार्रवाई के बाद संजय राउत क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे लोग मेरे साथ है, हम एक परिवार है और रहेंगे। ऐसे झूठ मूठ से, ऐसे बेकायदेशीर गैर कानूनी तरीके से अगर लगता होगा हमारे जैसे व्यक्ति चुप बैठेगी तो आप गलत फहमी में हो। सेंट्रल एजेंसी का सहारा लेकर झूठे केसेस, झूठी कार्रवाई चल रही है। हम नहीं डरेंगे, अब तो ज्यादा डेंजर हो गया हूं मैं। तो कहने का अर्थ ये है कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सियासत और गहराने वाली है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। देखा आपने, महाराष्ट्र में नमाज और हनुमान चालीसा पर जंग छिड़ी है, तो यहां दिल्ली में खाने पर खलबली मची हुई है। दक्षिण नगर निगम ने ऐलान किया है कि नवरात्रि तक उस इलाके की सारी मीट की दुकानें बंद रहेंगी। निगम के इस ऐलान के बाद स्वाद पर जमकर हो रही है सियासत। किसी को नल्ली निहारी पसंद आती है तो किसी को पसंद आते हैं लजीज कबाब। कोई दीवाना होता है चिकन दो प्याजे का तो बिरयानी देखकर किसी के मुंह में आता है पानी। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पालक की सब्जी और मेथी के पराठे में ही दुनिया जहान का सुख उठा लेते हैं। सरसों का साग और मूली की भुजिया उनका दिन बना देती है। कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि स्वाद एक जातीय मसला है। स्वाद का धर्म से क्या लेना देना, स्वाद का सियासत से क्या लेना देना। मगर ठहरिए जनाब, लेना देना है। अगर लेना देना नहीं होता तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में नवरात्रि तक मांस की दुकानें बंद करने के आदेश ना दे दिए गए होते। और आदेश ना दे दिए गए होते तो खाने पर इतने अफसाने न बन रहे होते। ये पाक महीना है, इसमें लोग रमजान भी है, इसमें नवरात्रे भी है, माँ दुर्गा के रूप भी हैं। तो हमने ये फैसला लिया है कि जब हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो नवरात्रों के दौरान में दिल्ली के अंदर हमारी साउथ एमसीडी में कोई भी मीट शॉप पे काम नहीं होगा, कोई मीट शॉप नहीं खुलेगा। धर्म के ध्वजाधारियों को खाना पानी से परेशानी हो जाती है तो विवाद का बढ़ना लाजमी हो जाता है। सवाल भी उठने लाजमी है कि बहुत सारे लोग जो नवरात्रि में भी नॉनवेज खाते हैं उनकी आजादी छीनने का अधिकार किसके पास है। मगर इन सवालों के बरक्स मांस की दुकानों को बंद करने वालों के भी तो अपने तर्क हैं। मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे। नवरात्रि मेरी है, मैं तय करूं मेरा क्या खाना है। मैं दूसरे के ऊपर नहीं जबरदस्ती कर सकता हूँ। हाँ, मंदिरों के सामने कहीं नजदीक हो तो बोल सकते जरा भाई दूर करो, यहाँ नहीं करो, लेकिन ये नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये कोई धर्म नहीं बताता कि दूसरा क्या खाए। हालांकि मीट की दुकानों को बंद करने को लेकर निगम की जमकर लानत मलानत हो रही है। मगर सवाल ये है कि खाने पीने के अधिकार पर धर्म का वरक क्यों चढ़ाया जा रहा है। चंद रोज पहले गाजियाबाद में भी ऐसा ही फैसला लिया गया था, जिसे बाद में प्रशासन ने वापस ले लिया। अब देखना यह है कि खाने पर मचे इस हंगामे के बाद दक्षिणी नगर निगम क्या फैसला लेती है। आज तक ब्यूरो। लेकर चलते हैं करौली, जहां पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब पीएफआई पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पीएफआई जैसे संगठनों को बढ़ावा मिल रहा है, तो कांग्रेस इसे माहौल को खराब करने की कोशिश बता रही है। कहने का मतलब यह है कि करौली में हुई हिंसा पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। ना तो अभी करौली में हुई हिंसा के जख्म भरे हैं और ना ही यहां भड़की आग अभी पूरी तरह ठंडी पड़ी है। इस बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान ने करौली पर हो रही सियासत को और धधका दिया है। अशोक गहलोत ने इशारों में करौली की हिंसा को बीजेपी से जोड़ा और पीएम मोदी से इस घटना की निंदा करने की मांग कर दी। जिस रूप में इन्होंने इस घिनौना काम किया है, प्रधानमंत्री को चाहिए आगे आगे नेशन को संबोधित करे
कंडेम करे वो हिंसा को, चाहे हिंसा किसी की पक्ष के द्वारा हो। कानून का राज स्थापित रहे देश के अंदर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म का आदमी हो, अगर वो एंटी सोशल एलिमेंट है उसे सजा मिलनी चाहिए। ये कानून का राज रहेगा तभी लोग सुरक्षित रहेंगे। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था ये एंटी सोशल एलिमेंट है, पूरे देश ने स्वागत किया था उसका। करौली हिंसा को लेकर पहले ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच तनातनी चल रही है। अशोक गहलोत के नए बयान ने सियासी आग में घी का काम किया। अशोक गहलोत ने पीएम का नाम लिया तो बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री पर पलटवार किया। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को नसीहत देने की बजाय राजस्थान की कानून व्यवस्था को पुख्ता करें, क्योंकि इस समय राजस्थान में सबसे चुनौतीपूर्ण कोई काम है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था है। करौली की घटना जिसके जिम्मेवार वो खुद हैं और मामले को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल खराब, तुष्टीकरण की राजनीति अब राजस्थान में दिखाई दे रही है और सरकार बयानबाजी के अलावा कुछ नहीं कर रही। जो इन्होंने कोरोना में करा था, कोरोना काल में करा था, वही अब भी करते नजर आ रहे हैं, यानी अपनी जिम्मेदारी दूसरे के सर। उधर तनाव को देखते हुए करौली में कर्फ्यू 7 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया है, क्योंकि घटना में पीएफआई संगठन की चिट्ठी सामने आने के बाद से प्रशासन और ज्यादा अलर्ट है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने पीएफआई जैसे संगठनों को राजस्थान में बढ़ावा दिया, जिसने अराजक तत्वों को करौली में हिंसा भड़काने का मौका दिया। गहलोत साहब तुष्टीकरण के राजस्थान के सबसे बड़ा प्रणेता हैं, तो उनसे आशा नहीं की जा सकती। लेकिन पीएफआई, मैं आपके चैनल के जरिए गहलोत साहब को सावचेत करना चाहता हूं, पीएफआई राजस्थान के माहौल को बिगाड़ना चाहती है। पीएफआई को कंट्रोल करें, उनके नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, वरना स्थिति विकराल हो जाने वाली है। करौली हिंसा पर सियासी वार पलटवार के बीच कांस्टेबल नेत्रेश शर्मा की जाबाजी की चर्चा पूरे देश में हो रही है, जिन्होंने आग के बीच जान पर खेलते हुए एक बच्ची को बचाया। खुद सीएम अशोक गहलोत ने नेत्रेश शर्मा से बात की और फिर उनके साहस को सम्मानित करते हुए हेड कांस्टेबल के पद पर प्रमोट कर दिया। जयपुर से देवांकुर और शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। युद्ध अपने साथ तबाही लेकर आता है और इसी तबाही ने पूरे के पूरे यूक्रेन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब यूक्रेन को रूस से बदला लेना है, जिसकी कसम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खाई है। ज़ेलेंस्की को अब बदला चाहिए। पुतिन से बदला, रूस से बदला, बदला अपनों की मौत का, बदला यूक्रेन में मची तबाही का, प्रतिशोध बूचा का जो कब्रिस्तान बन गया। इस बदला का शहर बन चुका है बूचा। पुतिन के गुस्से का खामियाजा उठा रहा है बूचा। पूरा शहर लाशों के ढेर में तब्दील है। पुतिन ने कहा था, जाओ उनसे कह दो मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, और बूचा की ये तबाही चीख चीख कर कह रही है, पुतिन ने बर्बाद कर दिया। आज पुतिन के उन शब्दों की हकीकत बयां कर रहा है बूचा। हिटलर की याद दिला रहा है बूचा। लाशों के ढेर पर खड़ा एक शहर, जहां इमारतें खंडहर हो चुकी हैं। चारों तरफ खौफ फैला हुआ है। अब बारी है पुतिन से बदला लेने की, जिसकी कसम यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खाई है। बूचा के हालात देखकर ज़ेलेंस्की का खून खौल रहा है। ज़ेलेंस्की बूचा पहुंचे, रूस के सैनिकों की बर्बरता के निशान देखे और ये कसम खाई कि न भूलेंगे न माफ करेंगे। ज़ेलेंस्की ने बूचा, इरपिन और स्टोइंका में अपनी आंखों से दिल दहला देने वाली तबाही देखी।
तीनों ही शहरों में तबाही, मौत का खौफनाक मंजर और दहशत का सन्नाटा पसरा नजर आया। जेलेंस्की ने जली हुई सैन्य गाड़ियां, जले और कबाड़ बने टैंक देखे तो मलबों के बीच बच्चों के खिलौने, हाथ पैर बंधे लोगों के सिर पर लगी गोली देखी, महिलाओं के साथ रेप की दर्दनाक दास्तान सुनी। जेलेंस्की पूछ रहे हैं, क्या यही है पुतिन का स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन, जो था तो यूक्रेन की सेना के खिलाफ? क्या हुआ पुतिन के उन दावों का जिसने रिहायशी इलाकों को शमशान बना दिया? वो सनक जिसने सड़कों पर बेकसूर लोगों की लाशें बिछा दी। ये युद्ध अपराध है जिसे नरसंहार के तौर पर ही समझा जाएगा। यहाँ आज आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। हम जानते हैं कि यहाँ हजारों लोगों का कत्ल किया गया है, महिलाओं का रेप हुआ है, बच्चों को बेरहमी से मारा गया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये नरसंहार से भी कहीं ज्यादा है। जेलेंस्की स्ट्रोइंका भी पहुंचे, जो बुचा से महज 15 किलोमीटर दूर है। तस्वीरें देखिए, रूसी हमले में ध्वस्त हुए पुल से जेलेंस्की ने तबाही का मंजर देखा। ये स्ट्रोइंका का रिहायशी इलाका है। हर घर, हर छत पर रूसी मिसाइल या बमबारी के निशान हैं। रूसी बमबारी ने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त कर दिया, जो बचा उसे आग ने राख कर दिया। स्ट्रोइंका से जेलेंस्की कीव से करीब 25 किलोमीटर दूर इरपिन पहुंचे, यूक्रेन का वो इलाका जहां रूस ने भारी बर्बादी मचाई। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ब्रिजेस को निशाना बनाया गया। ब्रिजेस को इसलिए निशाना बनाया गया ताकि रूस की सेना कीव तक न पहुंच पाए। बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने के लिए कि कीव पर हमला करने के लिए रूस की सेना ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार होस्टोमल पर हमला किया। अपने स्पेशल फोर्सेस स्पेत्सनास को यहां पर भेजा, उतारा, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पलटवार करके उनको मौत के घाट उतार दिया। इस ब्रिज को देखें किस तरह से ये पूरा ब्रिज ध्वस्त हो गया है। और इस समय जब इमरजेंसी व्हीकल्स आ रही हैं तो आप देखिए कैसे वो तिरछी होते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। और ये पहली बार है जब हम आपको जमीनी स्थिति दिखा पा रहे हैं यहाँ पर होस्टोमल की। आज तक इकलौता चैनल है जो होस्टोमल से आपको ग्राउंड रियलिटी इस समय दिखा रहा है, जब यूक्रेन की सेना अब यहाँ पहुंचने लगी है। यहाँ पर कई घर तबाह हो गए। यहाँ पर भी जिस तरह इरपिन और बूचा, ये इरपिन नदी है, और जिस तरह इरपिन और बूचा में नुकसान पहुंचाया गया, उसी तरह होस्टोमल को भी निरंतर निशाना बनाया गया। आज भी इरपिन की तस्वीरें यूक्रेन के भारी विनाश की कहानी कह रही हैं। सड़कों पर कबाड़ बनी कारें जहां तहां बिखरी पड़ी हैं। जेलेंस्की के मुताबिक रूसी फौज ने सिर्फ बूचा में ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन में बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। उनके मुताबिक 80 साल पहले हिटलर की नाजी फौज ने जितना जुल्म नहीं किया था वो पुतिन की फौज ने कर डाला है। Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулось, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж... बूचा में रूसियों ने अपने जुल्म को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। शायद उनका मकसद डराना था, शायद उनका मकसद यूक्रेन को घुटनों पर लाना था। जेलेंस्की को लगता है कि दूसरे शहरों में अपने युद्ध अपराध को पूरी तरह छिपाने के लिए रूसी फौज और भी जघन्य अपराध कर सकती है, क्योंकि बूचा ने रूस के हमले को पूरी तरह से सवालों के घेरे में ला दिया है। अब यूक्रेन बदला चाहता है पुतिन की उस सनक का जिसने एक खूबसूरत देश को तबाह कर दिया। बूचा से गौरव सावंत और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कीव के करीबी शहरों से रूसी फौज जा चुकी है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें देखकर रूह कांप उठती है। सड़कों पर, घरों के बेसमेंट से और आनन फानन में खोदी गई कब्र से लगातार लाशें निकल रही हैं। दुनिया के कई देश पुतिन को युद्ध अपराधी बता रहे हैं। बूचा में कैसे हुआ नरसंहार और बूचा में कैसे सड़कों और बाजारों में बिछ गई लाशें? कौन है वो जालिम जिन्होंने बूचा को जानवरों के बूचड़खाने से भी बदतर बना दिया? इन सवालों के जवाब बूचा नरसंहार की तहकीकात से सामने आएंगे। तहकीकात करने वाले बूचा पहुंच चुके हैं और उनसे पूछताछ में इस बुजुर्ग ने जो आंखों देखी बताई वो किसी के भी होश उड़ा दे।
разнесли, сарай сожгли, все сожгли. Застрелили зятя, зятя застрелили. बुजुर्ग का कहना है कि इन घरों के पीछे यूक्रेनी सैनिक थे और सामने से चेचेन लड़ाके आ रहे थे। उनके साथ रूसी सैनिक भी थे। चेचेन लड़ाके गोलियां दागते हुए आगे बढ़े। यहीं उन्होंने एक महिला को ढाल बनाया। यूक्रेनियों से कहा कि वो हथियार डाल दें, नहीं तो वो महिला का भेजा उड़ा देंगे। यूक्रेनियों ने गोलीबारी बंद नहीं की और फिर चेचेन लड़ाके ने महिला की कनपटी पर लगी बंदूक की ट्रिगर दबा दी, जिसके बाद महिला का भेजा उड़ गया। अब एक और रोंगटे खड़ा करने वाला वीडियो देखिए और सुनिए बूचा के घर आंगन कैसे लाशों से पट गए। सड़कों से घर आंगन तक शव ही शव दिखाई दे रहे हैं। सुनिए कैसे एक महिला को पता चला कि उसके पति को रूसी सैनिकों ने बेमौत मार डाला। मेरे पड़ोसी ने कहा बेसमेंट में 2 शव हैं, शायद तुम्हारा पति वहीं हो। जूते और पैंट से मैं उनकी पहचान कर सकी। उनके दोस्त ने उन्हें पलटा तो देखा कि उन्हें बुरी तरह मारा पीटा गया और काट डाला गया। रूसी फौज के ऐसे युद्ध अपराधों के सबूत जुटाए जा रहे हैं। सबूतों का शिकंजा पुतिन पर कसने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बूचा नरसंहार के बाद पुतिन को खुलकर युद्ध अपराधी कह रहे हैं। You may remember I got criticized for calling Putin a war criminal. Well, the truth of the matter, you saw what happened in Bucha. This warrants him, he is a war criminal. But we have to gather the information. We have to continue to provide Ukraine with the weapons they need to continue the fight. And we have to gather all the detail so this can be have a war crime trial. This guy is brutal. And what's happening in Bucha is outrageous. And everyone's seen it. Up to Allah. No, I think it is a war crime. What are you going to do about it, sir? Are you going to do more sanctions on Russia? I'm seeking more sanctions, yes. I'll have time to announce that. 31 मार्च को रूसी सैनिकों ने बूचा को खाली किया था। उसके बाद से यहाँ सड़कों पर बिखरी लाशों और आनन फानन में खोदी गई कब्रगाहों की तस्वीरें सामने आ रही हैं।